विशाल जेसीबी ट्रेन स्टंट। एक गांव में प्रमोद करके एक आदमी एक जाइंट जेसीबी चलाता था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक था राघव सेठ। प्रमोद बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह हर किसी को मदद करता था। एक दिन वह विशाल जेसीबी को लेकर कहीं जा रहा था कि इतने में एक गाय को बड़े गड्ढे में गिरा हुआ देखा। भाई आप रुकिए, मैं उस गाय को मेरे जेसीबी की सहायता से निकाल दूंगा। उसी तरह सबको मदद करता था, लेकिन उन लोगों से पैसे नहीं लेता था। सब काम मुफ्त में करता था। एक बार ऐसा करते हुए उनके मालिक ने देखा और ऐसा बोला, क्यों रे प्रमोद, मुफ्त में काम करने के लिए ये जेसीबी तुम्हारी बाप की है क्या? इसका डीजल का खर्चा कौन देगा रे? तुम्हें काम पर रखा ताकि तुम मेरे कंपनी के काम करो, मुफ्त में लोगों की मदद करने के लिए नहीं। ऐसा अगली बार देखा तो काम से निकाल दूंगा। एक बार प्रमोद जेसीबी को लेकर काम पे जा रहा था। इतने में उसको एक स्कूल आग में जलते हुए नजर आई। बाहर का कॉम्पाउंड वॉल और गेट भी आग में जल रहे थे। स्कूल में फंसे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स मदद के लिए पुकार रहे थे। बचाइए बचाइए, शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई, हमें कोई बचाइए। तुरंत प्रमोद जेसीबी के आगे वाले हिस्से को एक ब्रिज की तरह गेट के ऊपर से लगाया। टीचर जी, आप और बच्चे डरिए मत, सब इस पे चढ़कर इस तरफ आ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुरक्षित इस तरफ आ गए। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इतने में राघव सेठ वहां पर एक कार में आया और दौड़ता हुआ आकर अपने बेटे को गले लगाया। तभी प्रमोद ने बोला, सेठ जी मुझे माफ करो, मैं इन टीचर्स और स्टूडेंट्स को आग से बचा रहा था। अरे नहीं प्रमोद, माफी मत मांगो, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया भाई। ठीक समय पे तुम नहीं आया तो ये बच्चे आग में जल जाते थे। अब से ये विशाल जेसीबी तुम्हारा है, इससे तुम्हें जो करना चाहते हो वह कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर प्रमोद बहुत खुश हुआ। एक बार उस गांव में भयानक तूफान आया। घर, पेड़, बिजली के पोल्स सब गिरने लगे। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे पेड़ भी गिर गए थे। गांव वाले आकर प्रमोद को ये बात बताया। तुरंत प्रमोद जाइंट जेसीबी के साथ उस ट्रैक के यहाँ आया। प्रमोद जी, ट्रेन जल्दी से इस तरफ आ रही है। इस बारिश की वजह से मैसेज देने के लिए सिग्नल सिस्टम भी खराब हो चुकी है। किसी भी तरह उस ट्रेन को बचाना है, जल्दी कीजिए। तुरंत प्रमोद एक एक पेड़ को हटा देता है। सिर्फ एक ही पेड़ बची थी। इतने में ट्रेन तेजी से आ रही थी। उसी वक्त सभी लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रेन आ रहा है। देर ना करते हुए प्रमोद पेड़ को एक तरफ से उठाकर पकड़ लिया और ट्रेन उसके नीचे से तेजी से चली गई। ऐसा प्रमोद एक बड़े एक्सीडेंट को होने से ट्रेन को और लोगों को उसके जाइंट जेसीबी से बचा लेता है। गरीब का ट्रेन रेस बचाओ। सलमापुर नाम के एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल था। उस स्कूल में 3 दोस्त विनय, अजय और नंदू पढ़ते थे। विनय और अजय बहुत अमीर थे, लेकिन नंदू गरीब था। लेकिन उस गांव में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था, इसीलिए विनय और अजय उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें गरीब बच्चे भी पढ़ते थे। और तीनों मिलकर खेलते थे और स्कूल के बाद घर जाते थे। एक दिन विनय और अजय कहीं जा रहे थे। तभी विनय ने, यार अजय, मुझे इन गरीब बच्चों के साथ मिलकर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। छा, ये लोग कितने गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका औकात ही क्या है हमारे साथ रहने के लिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, लेकिन क्या करें, मैं अगले साल मेरे पापा को बोलूंगा कि अमीर बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोलने के लिए। एक दिन विनय, अजय और नंदू स्कूल के बाद घर जा रहे थे। तभी तीनों ने देखा कि एक गाय का पैर ट्रेन के पटरियों के बीच में अटक जाती है
और वह गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि ट्रेन उसकी तरफ आ रही थी। तुरंत नंदू ने जाकर लीवर खींचता है। विनय और अजय जाकर गाय को सुरक्षित पटरियों से नीचे लाते हैं। कुछ देर के बाद जादू से वह गाय एक परी की तरह बदल जाती है और परी ने बोली, आप तीनों को बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं एक मुनि की शाप से गाय बन चुकी हूँ और मरते मरते आपकी वजह से बच गई हूँ और मुझे मेरी शाप से विमुक्ति मिल चुकी है। इसीलिए मैं आप तीनों को खेलने के लिए एक सोने की रेलगाड़ी, एक पैसों की रेलगाड़ी और एक पुरानी ट्रेन देती हूँ। ऐसा बोलकर परी गायब हो जाती है। तभी विनय ने बोला, यार मैं सबसे अमीर हूँ, मुझे गोल्डन ट्रेन ही चाहिए। तुरंत अजय ने बोला, मुझे तो पैसों की ट्रेन चाहिए। ये सब देखकर नंदू ने बोला, यार ये तो सरासर अन्याय है। मुझे भी गोल्डन ट्रेन और पैसों का ट्रेन से खेलने की मन करती है। कम से कम एक बार मुझे दीजिए। हाँ, कभी नहीं। तुम्हारा औकात ही क्या है? हम अमीर हैं। तुम जैसे वालों को हमारे पैरों के यहाँ रहना है। यही बड़ी बात है कि हम तुम्हारे साथ एक क्लास में पढ़ते हैं। चले जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर वहां से अपने अपने ट्रेन को लेकर चले गए और ट्रेन से रेसिंग की गेम खेलने लगे। ये सब ऊपर से परी देख रही थी। जब रेस शुरू हुई, परी के इशारे से बीच रास्ते में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और विनय का गोल्डन ट्रेन और अजय का पैसों का ट्रेन गड्ढे में गिर जाते हैं। तुरंत नंदू आकर विनय और अजय को बाहर लाता है और उन्हें बचा लेता है। उसी वक्त परी भी वहां पर प्रत्यक्ष हो जाती है और ऐसी बोली, बच्चों, अमीर गरीब का अंतर छोड़कर आपको एकता से रहना चाहिए। आपको बुद्धि आने के लिए ही उस गड्ढे को वहां पर रखा है मैंने। देखा तुम्हारे दोस्त नंदू ने कैसे आपको बाहर निकाला। इसीलिए दोस्ती की कदर हर वक्त करो। तब से विनय, अजय और नंदू अच्छे दोस्त की तरह एक साथ खेलने लगे। विशाल ट्रेन दौड़। सुंदरपुर में भोला नाम का एक आदमी रहता था। पेशे से वो एक ट्रेन ड्राइवर था। वो दिल का बहुत नेक और मेहनती था। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए ट्रेन चलाता था। वो पिछले 30 सालों से बड़ी ही कुशलता से ट्रेन चलाया करता था। उसकी ट्रेन का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ और ना ही कभी अपनी जगह पहुंचने में उसे देरी हुई। उसके काम की सभी तारीफ किया करते थे। भोला, जरा इधर आओ। जी मैनेजर साहब, कहिए क्या बात है? भाई बात क्या होनी है भोला, ये लो तुम्हारा इनाम। इस बार भी कंपनी ने तुम्हें इनाम दिया है, बड़ी ही कुशलता से ट्रेन चलाने के लिए, वो भी बिना किसी नुकसान के। जी शुक्रिया मैनेजर साहब। एक दिन जब भोला ट्रेन लेकर वापस यार्ड में आया तो उसने वहां पर एक बिल्कुल नई बड़ी विशाल ट्रेन को देखा। नई ट्रेन देखकर भोला खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, लगता है हमारी कंपनी में नई ट्रेन आई है। इसे चलाकर तो बहुत मजा आएगा और लगता है इसे चलाने का मौका तो मुझे ही मिलेगा। तभी भोला को कंपनी का मैनेजर ऑफिस में बुलाता है। भोला मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे नई ट्रेन चलाने के लिए कहा जाएगा। मैनेजर के ऑफिस में जाते ही मैनेजर भोला को एक आदमी से मिलवाता है। भोला, ये डेविड हैं, ये नई ट्रेन चलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इनका पूरा सहयोग करो। जी मैनेजर साहब। भोला डेविड के सामने तो कुछ नहीं कहता, लेकिन डेविड के जाने के बाद वो मैनेजर से कहता है, लेकिन मैनेजर साहब, मैं तो 30 सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। आप मुझे वो ट्रेन चलाने का मौका क्यों नहीं दे रहे? भोला, तुम बात को समझो। वो ट्रेन नई है, नई तकनीक से बनी है, तुम इसे नहीं चला पाओगे। लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ ना मैनेजर साहब। भोला, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे क्या वो कोई भी पुराना ट्रेन ड्राइवर नहीं चला पाएगा और हम धीरे धीरे अब नई ही ट्रेन लाएंगे। ये सुनकर भोला को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब उसकी और उसके दोस्तों की नौकरी जाने वाली थी। भोला बहुत सोच विचार करता है। तभी उसके मन में एक उपाय आता है।
और वो मैनेजर के पास जाकर कहता है, मैनेजर साहब, आपको हमारी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। हाँ हाँ बोला, कहो क्या बात है। मैनेजर साहब, आप हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हमारी और नई ट्रेन की दौड़ करवा दीजिए। अगर हम दौड़ में जीत गए तो आपको हमें नई ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दिलवानी होगी। अगर हम हार गए तो हम नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। मैनेजर भोला का प्रस्ताव मान लेता है और नई ट्रेन और भोला की ट्रेन की एक दौड़ होती है। भोला का तजुर्बा काम आता है और वो नई ट्रेन से दौड़ में जीत जाता है। सभी ड्राइवर बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी जीत हुई थी। अब पुरानी तकनीक और नई तकनीक दोनों मिल गए थे। भोला और उसके साथियों को नई ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी गई और भोला फिर से खुशी खुशी ट्रेन चलाने लगा, और वो भी डेविड के साथ मिलकर। भाई वाह भोला, तुमने साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। भूमिगत सोने का ट्रेन। चांदीपुर के एक गांव में गोपी और रंगा करके 2 करोड़पति हुआ करते थे। उनके पास बड़े बड़े बंगले और बहुत सारा पैसा था, इसीलिए उनकी एक दूसरे से जमती नहीं थी। लेकिन वह दोनों बहुत बड़े बुद्धू थे। गांव में हमेशा गोपी और रंगा के बीच में कंपटीशन लगा रही थी कि कौन नया चीज खरीदेगा। एक दिन रंगा ने उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, पता करो वो गोपी आजकल क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि वह कुछ खरीद रहा है। अरे महाराज, गोपी साहब तो एक सोने की कार खरीद रहे हैं। सोने की कार? उसके पास इतना सारा पैसा कहां से मिला रे? महाराज, गोपी साहब तो अपना पूरा जायदाद, बंगला, जमीन, भेड़, बकरी सब बेच डाले और ऐसे ही आए हुए पैसे से सोने का कार खरीद रहा है। कुछ दिन के बाद गोपी ने उसका पूरा जमीन बंगलो बेचकर एक सोने का कार खरीदता है। रहने के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसके सामने ही सोने की कार को रखता है। मालिक, जैसा बोला उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसने एक सोने का कार खरीद कर रखा। अबे ओ नालायक, तुम भी कुछ सोच के बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैं क्या खरीदूं ताकि पूरे गांव के लोग चौंक जाएं। उसके बाद रंगा ने बहुत सोचा और एक आइडिया निकालता है। फिर उसके असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर एक भूमिगत सुरंग खोदने के लिए बोलता है। कुछ दिन के बाद जब भूमिगत सुरंग बन जाती है, तब वह एक सुनार को बुलाकर सोने का ट्रेन बनाने के लिए बोलता है। मालिक, सोने का ट्रेन? आप सोच के बात कर रहे हैं ना? सोने का ट्रेन के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस काम करो। फिर रंगा ने उसका भी पूरा जमीन बंगलो बेचकर उस भूमिगत सुरंग में सोने का ट्रेन बना देता है और गांव में ऐलान कर देता है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो सब देखकर चौंक जाएंगे। सभी गांव के लोग उस सुरंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रंगा के इशारे पर भूमिगत सुरंग से एक सोने का ट्रेन बाहर निकलता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वह ट्रेन पूरी सोने की थी, इसीलिए गोपी भी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर गोपी रंगा के असिस्टेंट रूपेश को बुलाकर ऐसा बोला, अरे ओ रूपेश, तुम्हारा सेठ ने तो कमाल कर दिया रे। मुझे भी कुछ आइडिया दो ना। अरे मालिक, रंगा मालिक ने तो सोने का ट्रेन बना दिया। अब उससे भी अच्छा बोले तो डायमंड का एरोप्लेन बना दो, सब हैरान हो जाएंगे। ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में ऐसा सोचता है, इन बुद्धुओं को सबक सिखाना है। मैं गोपी के सोने का कार और रंगा के सोने का ट्रेन को चुरा कर दूसरा शहर भाग जाता हूं, उधर मैं आराम से जीऊंगा। ऐसा ही रूपेश ने एक रात को सोने की कार और ट्रेन को चुरा कर लेके जाता है। दोनों को बेचकर आराम से जीने लगा और यहां पर सब खोने के बाद रंगा और गोपी करोड़पति से भिखारी बन जाते हैं और सड़क पे भीख मांगने लगते हैं। चेन 100 पहिया रेलगाड़ी। जग्गू और कालू रामपुर के बहुत ही मशहूर चोर थे। वो लोग किसी के भी घर में घुस जाते और चोरी करके बड़े चुपके से निकल जाया करते थे। वे दोनों घरों से ही क्या, फैक्ट्रियों, गोदामों, माल गोदामों और दुकानों से भी बड़ी ही सफाई से चोरी करके निकल जाया करते थे।
एक दिन दोनों जब एक दुकान से चोरी करके भाग रहे थे, तभी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। अरे जग्गू भाग, जल्दी भाग, देख पुलिस आ रही है। हाँ हाँ कालू, भाग रहा हूँ, लेकिन माल छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना। अरे जान बचानी है तो भाग, चोरी तो बाद में भी कर लेंगे। और वो दोनों चोरी का माल वहीं छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस उनका जीप से पीछा करती है। वे लोग पुलिस से बचने के लिए भागते भागते सड़क छोड़कर रेलवे यार्ड में घुस जाते हैं। उन दोनों के रेलवे यार्ड में घुसते ही पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस की जीप रेलवे लाइन को नहीं क्रॉस कर सकती। पुलिस ऑफिसर मायूस होकर कहते हैं, आज तो बच गए बच्चू, देखते हैं कब तक भागते हो पुलिस के हाथ से। जग्गू और कालू रेलवे यार्ड में भागते भागते एक रेलगाड़ी के पास बैठ जाते हैं। अरे जग्गू उस्ताद, आज तो बच गए, लेकिन कब तक ऐसे पुलिस से भागेंगे। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, कब तक भागते रहेंगे, कुछ बड़ा करना पड़ेगा यार। तभी जग्गू की नज़र वहाँ खड़े एक रेल इंजन पर पड़ती है। उसे देखकर वो कालू से कहता है, अरे कालू, क्यों ना इस रेलवे इंजन को ही चुराया जाए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, रेलवे इंजन कैसे चुराएगा। तुझे पता है मैं पहले मैकेनिक था, इसे चला कर ले जाएंगे और ले जाकर श्यामू कबाड़ी को बेच देंगे। अरे क्या कह रहा है जग्गू, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। और वो दोनों रेलवे इंजन को चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं। जग्गू अपने मैकेनिक होने का फायदा उठाता है और रेल इंजन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि रेलवे इंजन को चलाकर रेलवे यार्ड से बाहर कैसे ले जाया जाए। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने पिछले ही हफ्ते एक लकड़ी काटने वाली मशीन से बड़े बड़े लकड़ी काटने वाले पहिए चुराए थे। वे दोनों उन पहियों को लाकर रेलवे इंजन में लगा देते हैं और एक दिन वो दोनों मौका पाकर बरसात की रात में रेलवे इंजन को स्टार्ट करके ले जाने लगते हैं। लेकिन वो दोनों ये बात भूल गए थे कि रेल के इंजन में जो पहिए लगे हैं उनमें तो दांते हैं। रेलवे इंजन जैसे ही सड़क पर आता है, सड़क कटने लगती है और उसके शोर से अचानक वहाँ खड़ी हुई पुलिस की जीप तैनात हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। अरे हवलदार, देख तो जरा, रेल का इंजन सड़क पे कैसे चल रहा है, चलो इसके पीछे चलो। जग्गू और कालू पुलिस की जीप देखकर रेलवे इंजन को भगाने लगते हैं, लेकिन इंजन में दांतेदार पहिए लगे होने के कारण वो सड़क को काटता हुआ वहीं धंस जाता है। पुलिस चारों ओर से उनको घेर लेती है और जग्गू और कालू को पकड़ लेती है। पुलिस इंस्पेक्टर उनसे कहता है, अच्छा तो तुम दोनों हो जग्गू और कालू, रेलवे का इंजन चुराने चले थे। अरे बेवकूफो, पहिए तो सही ढंग से लगा लेते। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देती है और कालू जग्गू से कहता है, अरे जग्गू उस्ताद, इससे अच्छा तो छोटी मोटी चोरियां ही कर लेते। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बेकार में इस रेलवे इंजन के चक्कर में पड़े। और इस तरह से जग्गू और कालू की समझदारी उनके ही गले पड़ गई और 100 के पहिए लगाकर रेल का इंजन चुराने की वजह से वो दोनों पकड़े गए और सजा काटने के बाद उन दोनों ने कभी चोरी ना करने की कसम खा ली। विशाल आदमी ट्रेन कब्जा। लालापुर के एक गांव में शंभू करके एक लड़का था। शंभू को खिलौनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब भी देखो वह ट्रैक्टर, ट्रक, बस के खिलौनों से खेलता ही रहता था। ये देखकर उसका पिताजी श्यामू उसे बहुत पीटते थे। एक दिन वह उसी तरह घर के आंगन में खेल रहा था, तभी उसके पिताजी आए। क्यों रे नालायक, दिन भर खेलता ही रहता है, कुछ पढ़ोगे कि नहीं? चलो अंदर जाकर थोड़ा किताब तो निकालो। ऐसा बोलकर उसे बहुत पीटा। शंभू गुस्से से बाहर गांव में चला गया। तभी उसने 2 अमीर बच्चों को एक रिमोट कंट्रोल कार और ट्रैक्टर से खेलते हुए देखा। दोस्तों, मुझे भी इस कार और ट्रैक्टर से खेलने दो ना। हाँ, हम क्यों तुम्हें खेलने दे, ये हमारे हैं। तभी शंभू कार और ट्रैक्टर को उनसे छीन लेता है। तुरंत वह बच्चे अंदर जाकर अपने पापा को बुलाते हैं। उनके पापा आकर ऐसे बोले, क्यों रे, ये खिलौने मेरे बेटों से छीन लिया? देखने के लिए तुम चोर जैसे लग रहे हो। देखो भाई लोग, ये चोर मेरे बेटों से खिलौना छीन रहा है। ऐसा आजू बाजू के लोगों को भी बुलाते हैं। तभी सब दौड़ते हुए आकर सभी मिलकर शंभू को बहुत पीटते हैं। उदास होकर शंभू जंगल की तरफ जाने लगा। थोड़े दूर जाकर शंभू एक पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी जादू से वह पत्थर एक स्वामी जी की तरह बदल जाती है। बालक,
मैं एक जादुई पत्थर के रूप में यहाँ हूँ। मैं एक श्राप की वजह से ऐसा पत्थर की तरह बन गया, लेकिन तुम्हारी स्पर्श ने मुझे फिर से मेरा रूप दे दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सभी मुझे मारते हैं। मुझसे कोई नहीं डरते हैं। सभी लोग मेरे बात बिना सुने मुझे मारते हैं। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे ऐसा बना दो कि सब लोग मुझे देखकर डरे। एक विशाल मनुष्य की तरह बना दो। बेटा, मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। अगर तुमको आगे जाकर कुछ तकलीफ हो तो तुम यहीं पर आकर मेरा स्मरण करना, फिर से तुम एक बालक की तरह बदल जाओगे। ऐसा स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तुरंत शंभू एक विशाल मनुष्य की तरह बदल जाता है। शंभू जैसे ही गांव में आया, सभी लोग उस विशाल मनुष्य को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। वह सभी घर और दीवार तोड़ने लगता है। शंभू एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचा और जैसे ही ट्रेन आते हुए देखा, तुरंत उसके इंजन को पकड़कर उठाता है। ये सब देखकर एक आदमी जल्दी शंभू के पापा शामू को बुलाता है। बेटा शंभू, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ट्रेन में कई लोग हैं, वो मर सकते हैं। दया करके ट्रेन को छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आगे जाकर इस गांव में मुझे खिलौनों से खेलने के लिए नहीं रोकना चाहिए। कोई भी मुझे मारना नहीं चाहिए। सभी लोग और शामू भी वादा करते हैं कि उसे नहीं मारेंगे। तभी शामू फिर से उसी पेड़ के पास जाकर स्वामी जी का स्मरण किया और शंभू फिर से छोटा हो गया। तब से शंभू अपने और गांव के सारे खिलौनों के साथ आराम से खेलने लगा और कोई कुछ न बोल सके। मनी ट्रेन, पैसों का ट्रेन। बहुत साल पहले सज्जनपुर नाम का एक छोटा सा बस्ती रहती थी। उस बस्ती के बीचों बीच एक पुराना रेलवे ट्रैक भी था। सज्जनपुर के सभी लोग मजदूर थे। कोई किसी के घर में काम करता था या किसी के शॉप में सफाई का काम करता था। उस बस्ती का लीडर था गुरुदत्त। अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो सभी मिलकर गुरुदत्त के पास जाते थे और गुरुदत्त उसका कोई ना कोई हल निकालता था। एक दिन कुछ लोग मिलकर उसके पास गए। गुरुदत्त भाई, हमने आपको इस पुराना रेलवे ट्रैक के बारे में कई बार कंप्लेंट किया है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कल मेरा बेटा खेलते खेलते उस पटरी पे गिर गया और उसे अस्पताल भी लेके जाना पड़ा। इसके बारे में कुछ न कुछ हल निकालना है। अरे शंभू, तुम नाराज मत हो, लेकिन मैं उस रेलवे ट्रैक को निकालने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे अक्सर नींद में एक सपना आती है कि उस पटरी के ऊपर से एक दिन पैसों से भरा ट्रेन आएगा और यहाँ पर रुकेगा। आप और आपका सपना, ये कभी भी पूरी नहीं होगी। आप सरदार होके ऐसे फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग नाराज होके चले गए। फिर एक दिन अचानक उस सारे शहर में और बस्ती में एक भयानक बीमारी फैल जाती है। इसकी वजह से सारे व्यापार बंद पड़ जाते हैं। सरकार भी 1 महीने तक लॉकडाउन प्रकट कर लेती है। सभी घर, व्यापार, शॉपिंग मॉल और शॉप्स बंद पड़ जाते हैं। फिर किसी के यहाँ काम नहीं थी और सभी बस्ती के लोग गुरुदत्त के पास आते हैं। गुरुदत्त भाई, आप तो जानते हैं कि बस्ती और शहर में लॉकडाउन चल रही है। हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, खाने के लिए चावल भी नहीं है। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। सभी मेरे बात सुन लो। ये समय है दूसरों को मदद करने की। हम सब मिलकर यहीं पर खाना पकाएंगे और यही खाएंगे। इस तरह सबको खाना मिलेगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं देता हूँ। इसी तरह आप सभी भी आपके पास जो दाल, चावल, सब्जी हैं वो लाके रख देना। इस तरह सबको खाना तो मिलेगा। ऐसा सभी एक दूसरे की मदद करने लगे।
लेकिन कुछ ही दिन में उनके पास सभी रेशन खत्म हो जाती है और कुछ लोग भूख से बेहोश होकर गिरने लगे। तभी अचानक उस पुराने ट्रेन की पटरी पर एक मनी ट्रेन पैसा और सोना चांदी से भरा हुआ आकर उस बस्ती में रुकती है और लगातार उसमें से सोना चांदी और पैसा बाहर गिरने लगे। सभी लोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं। देखा भाइयों, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बात आपने नहीं माना। अभी देखो मेरे सपने का जादू। बस्ती के सभी लोग उस ट्रेन में से आए हुए पैसे लेकर बहुत अमीर हो गए और नए घर भी बनाए। जलंधर नाम के एक गांव में गोपन्ना नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह एक ट्रेन ड्राइवर था, सरकारी नौकरी करता था। उसे पैसे अच्छे मिलते थे, लेकिन वह अपने दादाजी के किया हुआ एक कर्जे का ब्याज हर महीने सोनू सेठ को भरता था। जितना भी तनख्वाह मिलता था वह सब ले जाकर सोनू सेठ को देता था, इसीलिए वह खुश नहीं था। सोनू सेठ, मैं अपने दादाजी का किया हुआ कर्जा 20 साल से भर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो कर्जा खत्म ही नहीं हो रही है। ये नाइंसाफी है। गोपन्ना, अगर तुम्हारे जिंदगी भर भी ब्याज चुकाएगा तब भी कर्जा खत्म नहीं होगा। ऐसा ही तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को, तुम्हारा पोता मेरे पोते को ब्याज भरना है, बस। सोनू सेठ ऐसा बोलते ही गोपन्ना पैसे देकर वहां से चला जाता है। एक रात को जब वह ट्रेन चला रहा था तो वह देखा कि पटरी पर कुछ चमक रहा था। तुरंत उसने ट्रेन रोककर वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। वहां पर एक राक्षस था। अरे भाई, मुझे बचा लो। एक मायावी चुड़ैल ने मुझे एक जादुई रस्सी से इस ट्रैक पे बांध दिया है। कृपा करके मुझे यहाँ से निकाल दो। तुरंत गोपन्ना उस राक्षस को रस्सी काट कर निकालता है। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। इतने रात के अंधेरे में भी तुमने मुझे देख लिया। तुम कमाल के ड्राइवर हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक मामूली सा ट्रेन ड्राइवर हूँ, मैं क्या मांग सकता? जो कुछ भी देना है तुम ही बोलो राक्षस। मैं समुद्र के नीचे रहने वाला एक मायावी जगह से हूँ। हमें समुद्र के बीच एक टापू से दूसरे टापू को सोना हीरे ले जाने के लिए एक तुम्हारे जैसा अच्छा ट्रेन ड्राइवर चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दी तो हम तुम्हें हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे देंगे। बोलो, कर सकोगे ये काम? हाँ जरूर। ऐसा गोपन्ना सरकारी नौकरी छोड़ के उस राक्षस के साथ पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर चला जाता है। वहां पर एक बड़ा पैसों का ट्रेन देखता है। उसमें सोना चांदी और हीरे भर भर के थे। गोपन्ना, अभी तुम इस पैसों के ट्रेन को दूसरे टापू में जाकर छोड़ना है। वहां पर एक और राक्षस को तुम्हें ये सारा सोना और हीरा देने हैं। ठीक ऐसा ही गोपन्ना पानी के नीचे उस मनी ट्रेन को चलाकर सुरक्षित सोना को दूसरे टापू तक पहुंचाता है। वहां का राक्षस खुश होकर 1 किलो सोना और 10 हीरे देता है। गोपन्ना खुशी खुशी अपने घर आकर उन सोना और हीरों को बेचकर सेठ का पूरा कर्जा चुका देता है। ये देखकर सेठ चौंक जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आज से तुमसे मेरी कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा ब्याज के रूप में लोगों को तंग करना छोड़ दो। ऐसा गोपन्ना पानी के नीचे मनी ट्रेन को चलाकर हर महीना 1 किलो सोना और 10 हीरे के साथ खुशी खुशी से जीने लगा। एक गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में संदीप का एक ही ऑटो था, इसीलिए जिस ऑटो में सिर्फ 4 लोगों को बैठना है उसमें 10-15 आदमियों को ठूस ठूस कर बिठा देता है। कुछ लोगों को ऑटो के ऊपर भी बिठा देता है। संदीप ट्रैफिक के नियमों का पालन भी नहीं करता था। पेट्रोल बचाने की चक्कर में रॉन्ग रूट में चला जाता था। संदीप का एक कमी भी थी, वो बहरा था। उसको ठीक से सुनाई नहीं देता था। एक दिन एक आदमी संदीप से ऐसा पूछा, क्यों रे संदीप, इस गांव में तुम्हारा एक ही ऑटो है
इसीलिए ज्यादा पैसे लेते हो ना, और लोगों को ऊपर भी बिठाते हो। हाँ हाँ भैया, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। अरे चिंता मत करो के बच्चे, मैं ज्यादा ऑटो किराए के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ भाई साहब, मेरा ऑटो चढ़ना है तो चढ़ो, मुझे ज्ञान मत दो, मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी। संदीप कोई भी ग्राहक अगर एक बैग भी लाए तो उसका अलग सा लगेज की पैसा वसूल करता था। ऐसा कुछ महीने के बाद ऑटो बहुत पुराना हो जाता है। एक दिन संदीप रोज की तरह ऑटो के अंदर और ऊपर लोगों को बिठाकर जाने लगा। जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, तभी अचानक ऑटो रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर पंक्चर हो जाता है और ऑटो ठीक ट्रैक के बीच में रुक जाती है। सभी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं। उसमें से एक औरत, संदीप भाई, ये क्या हो गया? ट्रेन कभी भी आ सकता है, जल्दी ऑटो को निकालो यहाँ से। क्या नाश्ता मैंने कर लिया है? ये कोई नाश्ता खाने की वक्त है क्या? अरे नालायक बहरे, ये ट्रेन के बारे में पूछ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप अंदर बैठो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा संदीप ऑटो का टायर में हवा भरने लगता है, लेकिन अचानक एक ट्रेन सीटी मारते हुए वहां से गुजरने लगती है। ट्रेन को देखकर सारे लोग उतरकर भाग जाते हैं। क्योंकि संदीप बहरा था, ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं दिया। ट्रेन का ड्राइवर चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक मार देता है और ट्रेन ऑटो के नजदीक आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन का ड्राइवर नीचे उतरकर संदीप को जोर से एक फटका देता है। क्यों रे बेवकूफ, सुनाई नहीं देता? मेरा ब्रेक मारने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो तुम अभी तक अल्लाह को प्यारे हो जाते। इतने में रेलवे डिपार्टमेंट का एक आदमी भागता हुआ उधर आता है। ड्राइवर साहब, शुक्र है जो संदीप ने उसकी ऑटो से आपका ट्रेन को रोक दिया है। यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद ट्रैक पूरा खराब हो गया है। अगर आप जाते तो ट्रेन गिर जाती। संदीप ने अनजाने में बड़ी खतरे को रोक दी है। तभी सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अगले दिन सरकार ने संदीप को ट्रेन को बचाने के लिए इनाम भी देती है। अनजाने में लालची ऑटो वाले ने ट्रेन को बचा लेता है।